नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MEHL 502 सातवीं यूनिट के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है जायसी जीवन एवं साहित्य आलोचना। इसमें हम जायसी जी का सामान्य परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और सूफी मत एवं निर्गुण भक्ति की जो प्रेम मार्गी शाखा है, उसका किस प्रकार उद्भव और विकास हुआ, और निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उनसे जुड़ी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसकी सामान्य विशेषता क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो इसे शेयर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भारतीय प्रेम कथा परंपरा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले लोक भाषा में प्रेम कथानकों का ऐसा साहित्य काफ़ी अधिक संख्या में लिखा गया था, जिसके कथा अंश का आधार लोक प्रचलित कथानक थे। कभी कभी ये काव्य किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े होते थे, और कभी इनमें के चरित नायक बिल्कुल कल्पित व्यक्ति हुआ करते थे। जब तुलसीदास ने कहा था कीन्हे प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना, तो उनके मन में दोनों प्रकार की रचनाएं थी। उन दिनों मधुमालती, मृगावती, हीर और रांझा, ढोला मारू रादुहा, सारंगा और सदावृक्ष आदि निजंधरी नायक नायिकाओं की प्रेम कहानियाँ आजकल के सस्ते ढंग के उपन्यासों का जो रद्दी साहित्य होता है, उसकी तरह काम करती थी। इन प्रेम संबंधी कहानियों को लोग बड़े चाव से पढ़ते थे, जिन्हें आज हम लुगदी साहित्य कहते हैं। कुछ कुछ इनसे मिलता जुलता। जायसी का सृजनशील व्यक्तित्व सामान्यतः भक्ति आंदोलन और विशेषतः प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़ी प्रवृत्तिगत विशिष्टताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। वे अपनी रचना संसार के आधारभूत घटकों में संप्रदायबद्ध संकीर्णता और शास्त्रीय और मान्य यानी प्रतिष्ठित जीवन विधि को छोड़कर सहज मानवीय उदार लोक परंपरा द्वारा प्रदत्त तथा स्वीकृत मान्यताओं और मूल्यों, लोक रुचि और लोक भाषा को स्थान देते हैं। यह विशेषता सामान्य और साधारण को महत्व देने के उस ऐतिहासिक रचनात्मक संदर्भ से उपजी है, जो भक्ति साहित्य की विविध रूप धाराओं की सामान्य विशेषता है। यही रचनात्मक संदर्भ वह उपजाऊ जमीन है जिससे प्रेम की पीर की बेल रस पाती है। इसी रस ने जायसी और उनकी सृजनात्मकता को तब से अब तक न केवल जीवित बल्कि जीवंत बनाए रखा है। यह उस रचना भूमि की उर्वरता है जिसने जायसी जैसा महाकवि और पद्मावत जैसा महाकाव्य हमें दिया, और जिसे समझे बिना न केवल भक्ति साहित्य की स्वरूपगत समग्रता को समझना असंभव है, बल्कि समसामयिक भारत में सांस्कृतिक सामंजस्य की संभावना को भी। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल की रचनाओं में मिलने वाली भक्ति की प्रवृत्ति को मुख्यतः दो धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है सगुण भक्ति शाखा और दूसरे नंबर पे आता है निर्गुण भक्ति शाखा। इनमें पारस्परिक भेद का सर्वाधिक महत्व और आधार ब्रह्म के रूप की धारणा में पाया जाने वाला मतांतर है, यानी इनमें मत में अंतर है। सगुण धारा के अनुसार ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार न होकर सगुण और साकार है। यानी सगुण धारा यह मानती है कि ब्रह्म जो है वह सगुण और साकार है, और अन्य के अनुसार निर्गुण निराकार है। कहना न होगा कि इन दोनों धारणाओं के निश्चित सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों की ऐसी श्रृंखला है जो सामाजिक परिवर्तन की धारा को दिशा और गति देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के विस्तार और विविधता की दृष्टि में इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रस्तावना करने वाली किसी भी विचारधारा में अनिवार्य रूप से इतना लचीलापन होता ही था जितना भक्ति में है। यह संयोग मात्र नहीं कि भक्ति संसार के दिक्पालों में कबीर, जायसी, सूर और तुलसी जैसे विलक्षण सृजनात्मक बोध के महान रचनाकार एक मंच पर आ खड़े हुए हैं।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे जायसी जी के परिचय के विषय में। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में अमेठी के आसपास जायस नामक एक स्थान है, वहाँ पर माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के सन को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। बहरहाल 936 हिजरी यानी 1528 के आसपास इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है आखिरी कलाम के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत निम्नलिखित है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर नवसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। इन पंक्तियों का तात्पर्य अगर हम लगाएं तो ये माना जा सकता है 900 हिजरी के आसपास यानी 1452 के आसपास इनका जन्म हुआ है। एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, यानी 1452 के आसपास। दूसरी पंक्ति से ये अर्थ निकल रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी 30 वर्ष की आयु तक आते आते अच्छी कविता करने लगे थे। इनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है पद्मावत, और इसके निर्माण के बारे में भी इन्होंने कहा है कि सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ है कि 927 हिजरी यानी 1520 के लगभग इन्होंने इसकी कथा को आरंभ किया था। तो ये तो बात हो गई इनके जन्म के विषय में। हम इतना तो स्पष्ट मान सकते हैं कि जायसी का जन्म 15वीं सदी के मध्य कभी हुआ हो, भले किसी भी सन में हुआ हो। अगर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति में भी हम आए तो ये हमें मानना पड़ेगा कि 15वीं सदी के ही हैं जायसी जी जो हैं। और इनकी अगर हम संप्रदाय की बात करें तो ये सूफी संप्रदाय से आएंगे। और अब बात करते हैं एक रचनाकार के रूप में जायसी जी का व्यक्तित्व। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य परंपरा में बड़े ही विलक्षण रचनाकार हैं। ये भक्ति काव्य की निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने कथ्य के आधार के रूप में लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपनाया है। लोक में प्रचलित मतलब जो आम लोगों के जनजीवन के प्रचलन में थी, जैसे कि सूर ने राधा कृष्ण को उद्धव शतक लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, उन्होंने भी लोक में प्रचलित प्रेम कथा है राधा कृष्ण की, उसको अपनाया। ऐसे ही इन्होंने जायसी जी ने भी लोक में प्रचलित उस समय की जो कथाएं थी उनको उठाकर उन्हें अपने काव्य का हिस्सा बनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी भक्ति शाखा और जायसी का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ये, उसमें लिखा है कि कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखलाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन को मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदू की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी के द्वारा पूरी की गई। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में जायसी के विषय में लिखी है। अब हम बात करते हैं जायसी जी की रचनाओं के विषय में। जायसी जी की अनेक रचनाएं हैं, लेकिन जिनमें हम प्रमुख पद्मावत है, दूसरी प्रमुख रचना अखरावट और तीसरी प्रमुख रचना इनकी जो है आखिरी कलाम है। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा बहुत पद्मावत के विषय में। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ठेठ अवधी भाषा में रची है और हिंदी साहित्य में प्रेम आख्यानक परंपरा का ये सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ हम मान सकते हैं। इसके रचना काल में विवाद है, कुछ इसे 1521 ईस्वी का बताते हैं, कुछ 1540 के आसपास का, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी रानी नागमती और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का चित्रण है।
इनको लेकर बुनी गई है इसकी पूरी कथा। और ख़ास बात यह है कि इसमें नागमती का वियोग वर्णन बहुत प्रसिद्ध है और पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है, इसमें एक सुक यानी तोते, सुआ जिसे बोला गया है, तोता जिसे गुरु की पदवी दी गई है, वो महत्वपूर्ण है। अंत में अलाउद्दीन के साथ उसका जो युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो मैं यहाँ पर बोलूँगी, जिसे आप लिख भी सकते हैं जब परीक्षा में आता है तो। तन चित उर मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। पद्मिनी को बुद्धि का प्रतीक माना है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा। सुआ मतलब तोता, तोते को गुरु बताया है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, यानी बिना गुरु के जगत का ज्ञान पाना असंभव है। नागमती है दुनिया धंधा, नागमती को दुनिया धंधा पथ से भटकाने वाला माना गया है। बाचा सोई न एहि चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु। राघव जो था वो शैतान का प्रतीक माना है। और सुल्तान अलाउद्दीन को माया का, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बुझ लेहु जो बूझे पारहु। अब हम इनकी दूसरी रचना है अखरावट। अखरावट एक सैद्धांतिक कथ्य वाला ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की संरचना तथा इसके आधार के रूप में सक्रिय उस मूल सत्ता के स्वरूप और भूमिका को स्पष्ट करने का काम जायसी जी ने किया है। शुक्ल जी ने इसके बारे में ये बताया है कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी गई चौपाई लिखी गई है। अब है इनकी तीसरी प्रमुख रचना आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत के समय अल्लाह के फैसले का विशद वर्णन है। विजयदेव नारायण शाही एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, जो हिंदी के आप लोग स्टूडेंट हैं तो इनका नाम आपने इस स्तर तक यानी एमए स्तर तक आने तक तो ज़रूर सुना ही होगा। तो ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं विजयदेव नारायण शाही जी। इस प्रसंग में इन्होंने उक्ति की है कि आखिरी कलाम की कयामत वह भावात्मक और वैचारिक धुरी है जिस पर हमारे पुण्य, ईमान और बेईमानियां चक्कर काटते हैं। कल या परसों घटित होने वाला इतिहास नहीं। यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि जायसी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में प्राप्त अधिकतर तथ्य परक सूचनाओं का आधार आखिरी कलाम ही है। तो ये हो गई इस प्रकार जायसी जी की 3 प्रसिद्ध रचनाएं, जिसमें आता है हमारा पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब हम बात करेंगे सूफी मत का उद्भव और विकास। तो सूफी साधकों और संत जो थे, इन्होंने सादगी और एकनिष्ठता को साधना का आधार बताया था। वे वास्तविकता की सही पहचान के लिए साधक के जीवन में अनेक कठिन शर्तों के पालन को अनिवार्य मानते थे। पारंपरिक इस्लाम के झंडाबदारों में जो भी प्रमुख लोग थे, इस्लाम के औपचारिक स्वरूप के प्रति जो कट्टरता दिखाई देती है, सूफियों में हमें उसका अभाव देखने को मिलता है। वे इस्लामी जीवन विधि के दृश्य पक्ष को खास महत्व नहीं देते हैं, उसके आंतरिक अनुशासन के प्रति वो समर्पित हैं, जहाँ परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य है और इसके लिए एकनिष्ठ प्रेम को ही वो साधन मानते हैं। सूफी मत की व्याख्या के प्रसंग में अनेक विद्वानों ने वेदांत दर्शन से इसकी समानता करते हुए उसे रेखांकित किया है। इस्लाम का मूल सिद्धांत सिर्फ एक ईश्वर का अस्तित्व है। सूफियों के यहाँ आकर खुदा के अलावा कुछ नहीं है, मतलब खुदा ही सब जगह हो जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है इसमें। और सूफी होने का एक रीज़न क्या था, देखो भारत में भी कई तरह के सूफी सिलसिले शुरू हुए थे। 12 सिलसिले हैं भारत में, जैसे कि चिश्तिया सिलसिला है, सोहरावर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी है, ये ज़्यादा प्रमुख है। और इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जो है सबसे ज़्यादा, और शेख निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इस्लाम की कठोर हटबंदियों को एक हद तक न मानते हुए आस्था के आंतरिक पक्ष को मूल मानने वाले इन रहस्यवादियों ने हिंदुओं के बीच इस्लाम के प्रचार और प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार की थी। दिल्ली सल्तनत के तथा मुगल वंश के महानतम विजेताओं ने यदि भारत में राजनीतिक विजय हासिल की, यानी जमीन और धन कमाया,
तो शौक से मुफलिस में जीने वाले इन सूफ़ी संतों ने लाखों लोगों के हृदय में राज किया। इस्लाम की दोनों धाराओं के अंदर और ख़ास तौर पर सूफ़ी मत में अनेक कबीलों से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं और जीवन विधियों का मेल हमें दिखाई देता है। भारत में आकर अपनी स्वभावगत उदारता के बल पर इन्होंने हिंदू जीवन विधि के कुछ अंशों को अपना भी लिया। यही कारण है कि तब से लेकर इन सूफ़ी संतों की मज़ारों और इनके द्वारा स्थापित किए गए खानकाहों में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी बड़ी श्रद्धा से अपना मत्था टेकते आए हैं। यह निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि इस्लाम के भारत में आगमन से लेकर अब तक दो परस्पर भिन्न एवं एक हद तक परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाली संस्कृतियों के मेल से एक नई संस्कृति और सभ्यता के विकास की दिशा में सूफी मत का योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के विषय में। सिंपल सी बात है, ज़्यादातर रचनाएं जो हैं सूफ़ी वो निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखाओं की वो फ़ारसी या जो मसनवी शैली होती है उसमें लिखी गई हैं। इनमें सूफ़ी दर्शन के तत्व हमें प्रकट रूप से देखने को मिलते हैं। इनकी कथाओं में अनेक कथानक रूढ़ियों का प्रयोग होता है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों से मिलती जुलती होती है। कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों को व्यवहार किया है या विहंगत किया है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में होती थी, जैसे कि चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा स्वप्न में देखने से प्रेम हो जाना या किसी पक्षी के द्वारा नायिका की सौंदर्य का वर्णन करना। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को हमें मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की जायसी जी के विषय में, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और सूफ़ी काव्य के विषय में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।